तो चलिए, पिछली क्लास में हम लोगों ने कंसंट्रेशन टर्म्स को एनालाइज किया था, समझा कि नहीं। नॉर्मलिटी पूरा पढ़ लिया, पूरा 8 कंसंट्रेशन टर्म। चलिए अब टॉपिक डालिएगा सारे लोग। अब इंटायरली डिफरेंट, जो 11th में हम लोग नहीं पढ़ा। अब फैक्टर अफेक्टिंग द solubility of solid in liquid. Factor affecting the solubility of solid in liquid. इसमें नंबर 1 टेम्परेचर, नेचर ऑफ solute and solvent. चलिए, तो हम यहाँ से सारे लोग ध्यान दें कि सॉलिड इन लिक्विड जब डिसॉल्व होता है, ये दो बातों पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर और नेचर ऑफ सॉल्यूट। समझा कि नहीं? तो टेम्परेचर बढ़ाने पर अब सॉल्युबिलिटी का क्या फैक्टर होगा वो हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला फैक्टर हम लोग लिखे हैं सारे लोग, अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। कि मान लीजिए अगर आपके पास सॉलिड है प्लस लिक्विड है, डिसॉल्व होके सॉल्यूशन बनाया। सारे लोग ध्यान दें, 2 मिनट अच्छे से समझेंगे। जब भी आपसे पूछा जाए कि भाई, एक बात खुद सोचिए, ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर जाएगा तो इसकी क्या मीनिंग होगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने की मीनिंग ये होगी कि ज्यादा सॉलिड डिसॉल्व होगा, मतलब सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। दोबारा मैं बोल रहा हूं, अगर ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो मोर सॉलिड डिसॉल्व और सॉल्युबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी। क्लियर है? ये सब कंसेप्ट सब लोग लिख के बताएं। अगर ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। क्लियर है? यस। अब देखिए, जैसे ही आपसे पूछा जाए, सारे लोग ध्यान दें कि what is the effect of temperature on solubility of solid in liquid, मतलब टेम्परेचर अगर बढ़ाया जाए तो सॉलिड की सॉल्युबिलिटी पर क्या फर्क पड़ेगा। तो सारे लोग ध्यान दें कि केमिस्ट्री का रूल है, जब भी टेम्परेचर का अफेक्ट पूछा जाए कहीं पर भी, नॉट ओनली दिस चैप्टर, फिजिकल हो, ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, टेम्परेचर का अफेक्ट जब भी पूछा जाए तो हम माइंड में लाएंगे कि ये एक्सो है या एंडो है। सारे लोग ध्यान दें, एक्सो है या एंडो है। और ये भी लिखिएगा नहीं, ये आपने कॉपी में साइड में लिखिएगा। रूल है केमिस्ट्री में कि एंडोथर्मिक का मतलब होता है हीट इज एब्जॉर्ब्ड। सारे लोग ध्यान देंगे। और जब हीट एब्जॉर्ब होगा तो याद रखिएगा, एंडोथर्मिक हमेशा रूल है फेवर्ड एट हाई टेम्प। पहले कंसेप्ट समझिए, फिर हम सॉल्युबिलिटी पर आएंगे। फेवर्ड एट हाई टेम्परेचर। एक्सो का मतलब हीट इज रिलीज्ड होती है
और जो भी एक्सोथर्मिक होगा अगर आप हीट देंगे तो वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ एक्सोथर्मिक हमेशा फेवर्ड होगा लो टेम्परेचर पर। ये रूल है हर जगह का। केमिस्ट्री में जो भी एंडोथर्मिक होगा याद रखेंगे हाई टेम्परेचर पर फेवर्ड होगा और एक्सो लो टेम्परेचर पर होगा। इसको आप साइड में लिख लीजिए जल्दी से, इसको आप साइड में लिखिए, इसको सारे लोग लिख लीजिए। ये जनरल रूल है, ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए। लिख लिया सारे लोग? वेरी गुड, वेरी गुड। अब आइए, हाँ ठीक है, तो ये हर जगह का रूल है, ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब आइए कि जब सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो याद रखिए यहां जो इंथैल्पी होती है वो पॉजिटिव में भी आती है, नेगेटिव में भी आती है, उसका भी रूल है। लेकिन अभी पहले याद रखना है कि जब सॉलिड लिक्विड, इसको आपने 11th में थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। तो पहले ये याद रखें कि जब भी सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व होगा तो उसकी इंथैल्पी पॉजिटिव और नेगेटिव होगी। दैट द रीजन जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉलिड की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी भी और घटेगी भी। इट डिपेंड्स अपॉन वेदर इट इज एंडो और एक्सो। समझा? इसलिए केस फर्स्ट इफ डेल्टा एच पॉजिटिव है, मतलब इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज पॉजिटिव, मतलब एंडो है, तो याद रखिए देन सॉल्युबिलिटी, ध्यान दीजिएगा लिखिएगा नहीं, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड क्या होगा, इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये रूल है, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये रूल है। देखिए यहां पर देख लीजिए, जब ये एंडोथर्मिक होगा तो ये हीट लेकर आगे बढ़ेगा, और जितना फॉरवर्ड में जाएगा सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। केस सेकंड, गौर से सुने, इफ इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, पहले ध्यान दें नेगेटिव एक्सोथर्मिक है, तो जब ये एक्सोथर्मिक है तो हीट लेगा नहीं, इसलिए याद रखेंगे देन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड जो होगा डिक्रीज करेगा विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्योंकि आपको मालूम है एक्सोथर्मिक लो टेम्परेचर पर फेवर्ड होता है, जब ये लो करेंगे तभी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा अगर एक्सो है तो। अगर आप एक्सो में हाई टेम्परेचर करेंगे बैकवर्ड डायरेक्ट, वो हीट लेगा ही नहीं। तो मैं एक दफा रिपीट कर देता हूं कि कोई भी पूछे व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, तो आप कहेंगे ये बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, डिपेंड करेगा एंडो। वो आपको क्वेश्चन में लिख देगा डेल्टा एच का साइन, जैसे मैं क्वेश्चन अभी कराऊंगा। तो याद रखेंगे कि सॉलिड जब लिक्विड में डिसॉल्व होता है तो उसका इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन पॉजिटिव में भी आता है और नेगेटिव में भी। Therefore, solubility of solid in liquid increases with increase in temperature। ये रूल एंडो के लिए, ये हर जगह, नॉट ओनली दिस चैप्टर, जहां भी आपको एंडो होगा वो हाई टेम्परेचर पर होगा और वो बढ़ेगा विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। एक्सोथर्मिक देन solubility of solid in liquid decreases with increase in temperature। जनरली ऐसे इंक्रीज करता है, जनरली जब भी सॉलिड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो एंडो होता है, लेकिन कुछ सॉलिड की सॉल्युबिलिटी एक्सो भी होता है, इसलिए ये पॉइंट है, जब भी बोर्ड लेवल पर आएगा तो आप दोनों पॉइंट लिखेंगे। बताइए क्लियर हुआ? सबको क्लियर हुआ ये कंसेप्ट? जल्दी लिखकर बताइए क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्लियर है सबको? सारे लोग बताएं।
कोई भी ऐसा बंदा जिसको डाउट हो पूछ सकते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। और इस चैप्टर, हाँ, इस चैप्टर के लिहाज से केमिस्ट्री का रूल याद रख लीजिए कि टेम्परेचर का इफेक्ट जब भी जानना हो, अगर आप आंसर न दे पाए, अगर आपको डायरेक्ट मालूम है तो अच्छी बात है, बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट हो जाता है, लेकिन जहां पर अगर आप फंस जाएं, आंसर न दे पाए, तो आप कंसेप्ट इस्तेमाल करें। क्या मतलब है भाई? टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉलिड की सॉलिबिलिटी घटेगी, अगर एक्सोथर्मिक है तो। एक स्टूडेंट ने लिखा इंक्रीज इन टेम्परेचर का क्या मतलब है? अरे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एंडोथर्मिक में बढ़ेगा, अगर वो एक्सो है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉलिबिलिटी घटेगी। पूरा लिखा है ना, देन सॉलिबिलिटी जोया, देन सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। आया समझ में जोया? क्या अगर एक्सो है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉलिबिलिटी घटेगी। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। नेक्स्ट टॉपिक, शेख माज। शेख माज अगर आए हो तो बताओ समझ में आ रहा है? अबाउट नेचर ऑफ, वेरी गुड मासा, बहुत अच्छे आदमी आप। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट लिखिए। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। इस जब ये दो हम पढ़ लेंगे तो फिर इस पर क्वेश्चंस करेंगे। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का मतलब कि, गौर से सुनिए, एकदम आराम से समझिए कि कोई भी सॉल्यूट किसी पार्टिकुलर सॉल्वेंट में क्यों डिसॉल्व होता है। जैसे शुगर या नमक वाटर में डिसॉल्व होता है लेकिन दूसरे सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होता। आयनिक कंपाउंड वाटर में डिसॉल्व होता है, दूसरे सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होता। तो पहले एक चीज याद रखिए, इफ, पहले सुनिए, गौर से सुनिए, इफ एनी सॉल्यूट, इफ देयर इज, एक मिनट गौर से सुनिए, रूल क्या, इफ देयर इज फोर्स ऑफ, पहले रूल कंसेप्ट समझिए, इफ देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन solute and solvent, if there is force of attraction between अगर solute और solvent के बीच में इंट्रैक्शन अगर है, जैसे देखिए ये वाटर है, आप नमक को डालते हैं तो Na+Cl-, तो वाटर में दो एंड है, एक नेगेटिव एंड है और एक पॉजिटिव है, तो नेगेटिव एंड Na+ को खींचेगा और नेगेटिव H+ नेगेटिव एंड को खींचेगा। तो कोई भी सॉल्यूट को डिसॉल्व होने के लिए जरूरी है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये किन बातों पर डिपेंड करेगा, तो गौर से सुने। अब इसमें पहला पॉइंट, तो गौर से सुनिए, द सॉल्युबिलिटी ऑफ, ये तो जनरल रूल हो गया, द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड डिपेंड्स अपॉन लाइक डिसॉल्व लाइक फैक्टर। अब इसका मतलब ये हुआ, इट मीन्स पोलर मॉलिक्यूल, पोलर का मतलब जिसमें चार्ज रहे, डाइपोल मोमेंट हो, पोलर मॉलिक्यूल कैन डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट एंड वाइस वर्सा। ये याद रखें, the solubility of solid in liquid depends upon like dissolve like factor. It means polar molecule can dissolve in polar solvent and vice versa. एक रूल ये है। अभी क्वेश्चन भी कराएंगे इस पर, एनसीईआरटी में बहुत अच्छा क्वेश्चन सॉलिबिलिटी पर पूछा है, तो याद रखेंगे, solubility of solid in liquid depends upon like dissolve like factor. पोलर पोलर में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा। बोलिए, आया सबको समझ में पहला कंसेप्ट? सबको समझ में आ रहा है? आयशा खानम, सबको समझ में आ रहा है भाई? फरजान,
सबको समझ में आ रहा है? जल्दी बताएं। तो सॉलिबिलिटी का एक क्राइटेरिया है लाइक डिसॉल्व लाइक फैक्टर। वेरी गुड, बहुत अच्छे, सब लोग लिख लिया तो बताइए आगे बढ़ें। ठीक है ठीक है। और जब अमानुल हसन आपको आ रहा है, अदीबा, डोबी कौन है भाई, फातिमा नाम जफर, सबको आ रहा है, सामिया, सैयदा, शाहीन परवीन, थैंक यू थैंक यू। चलिए अब आइए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट कंसेप्ट ये है, सेकंड इसका नेक्स्ट पॉइंट ये है, एक रूल ये भी है सॉलिबिलिटी का, एक रूल ये भी है कि इफ एनी सॉलिड, सॉलिड क्या, इफ एनी सब्सटेंस, सब ये वाला कंसेप्ट सबके लिए, इफ एनी सब्सटेंस फॉर्म्स, शेख मास समझते रहिएगा, जहां डाउट होगा पूछेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड, इफ एनी सब्सटेंस फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड with water, if any substance form hydrogen bond with water, then it is completely soluble. दूसरा रूल है, if any substance soluble in water, हाइड्रोजन बॉन्ड की पहचान है जिसमें FH हो, जिसमें OH हो, जिसमें NH हो, तो वो हाँ हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ये पहचान है हाइड्रोजन बॉन्ड की। इफ एनी सब्सटेंस फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर देन इट इज कंप्लीटली सोल्यूबल इन वाटर। बोलो, सबको समझ में आया? तो हाइड्रोजन बॉन्ड की पहचान है उस सब्सटेंस के अंदर या तो OH हो या HF हो, यस, या NH हो। अब मैं क्वेश्चन करा देता हूं, मेन है कंसेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन। अब मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं, सारे लोग ध्यान देना। क्वेश्चन से तुम्हारा जो अभी मैंने दो कंसेप्ट सिखाया है वो क्लियर होगा। क्लियर है? आगे बढ़ें। यस, चलिए अब आइए, क्वेश्चन ये है, which of the following are completely soluble, partially soluble and insoluble इन वाटर। वाटर के अंदर आपको तीन चीज बताना है। कौन? जब वाटर का कंसेप्ट आए ना तो आप हाइड्रोजन बॉन्ड लगाओगे, समझा कि नहीं? एक आपके पास है फॉर्मिक एसिड, पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, फॉर्मिक एसिड है। बी आपके पास है टॉलिन है। सी आपके पास है पेंटेन 1 ऑल है। डी आपके पास क्लोरोफॉर्म है। ई आपके पास है इथाइलिन ग्लाइकॉल। इथाइलिन ग्लाइकॉल फार्मूला है CH2OH एंड OH। ठीक है। फेनॉल है, फेनॉल आप जानते हैं बेंजीन पर OH। तो ये टोटल 6 में आपको बताना है
सारे लोग सुने अच्छे से, विच ऑफ द फॉलोइंग, इससे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन भी करते रहना है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंप्लीटली सॉल्युबल, पार्शियली सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल। ठीक है, तो पहले आपको ये कहना है, पहले चेक कर लो कि वाटर के साथ जो भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, अब देख चेक कर लो, ऑल आर ऑर्गेनिक। और याद रखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर है तो उसमें तो तुम, और वाटर के अंदर है तो तुम इसमें वाटर के हाइड्रोजन बॉन्ड का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो हर चैप्टर में आएगा सॉल्युबिलिटी। और ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए बेस्ट है हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर। तो पहले तुम लोग टेक्स्ट मैसेज करके ये बताओ, ए बी सी डी ई एफ में किसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है। हम सॉल्युबिलिटी नहीं पूछ रहे हैं, ए बी सी डी ई एफ में सारे लोग टेक्स्ट मैसेज करो कि किन किन में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है। ए बी सी डी ई एफ में किन किन में हाइड्रोजन बॉन्ड है, जल्दी चलो बताओ सारे लोग प्लीज। सिर्फ ए में थोड़ी ना होगा, ए के अलावा बताओ, सिर्फ ए में नहीं, बहुत सारे हैं। ए है, क्यों लिख रहा है ए एन ई, ए और ई में तो है ही है, और बताइए। फिनॉल भी तो, हाँ एफ भी है, हाँ पहले सब लोग, हाँ वेरी गुड। देखो ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, OH है। फेनॉल भी बना सकता है, वेरी गुड। पेंटेनॉल भी बना सकता है, पेंटेनॉल, ऑल का मतलब क्या होता है, ऑल का मतलब होता है OH। तो ए भी बना सकता है, F भी, C भी और E भी। पहले बताओ सारे लोग, ये चारों में H है, चारों वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो सॉल्युबल होगा। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि B और E, इसमें CH-Cl3 है, B और D, हाँ B और D हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो इनसॉल्युबल का तो आंसर आ गया B और D। बोलो बताओ सारे लोग। शेख मास समझ में आ रहा है? शेख मास पहले देखो अच्छे से, हाँ पहले दोबारा देखो, इनसॉल्युबल कौन कौन है, पहले इनसॉल्युबल तो क्लोरोफॉर्म, सारे लोग देखो, क्लोरोफॉर्म एंड टॉलिन। कोई रीजन भी पूछेगा तो कहेंगे बिकॉज दे, जल्दी जल्दी लिख लो, दे डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर। ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा वाटर के साथ, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा वाटर के साथ, बिकॉज दे डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर। तो ये इनसॉल्युबल का किस्सा सबको समझ में आ गया? वेरी गुड, क्लियर है यहां तक? अब आइए सारे लोग सुनिए अच्छे से। दूसरा है पार्शियली सॉल्युबल। सॉल्युबल तो है, पार्शियली सॉल्युबल में दो आता है, मैं बताऊंगा रीजन के साथ। उसमें एक है पेंटेनॉल, सॉल्युबल है। तो सर कैसे, अगर सिर्फ क्वेश्चन रहता कौन सॉल्युबल है तो फिर आंसर, आसान आंसर था, लेकिन यहां पर कह रहा है कौन पार्शियली सॉल्युबल है। तो वो हम अभी रीजन बताएंगे कि क्यों पार्शियली, 1 2 3 4 5 वो हम बताएंगे। और फेनॉल, ये दोनों सॉल्युबल तो है। तो देखिए केमिस्ट्री का रूल है, गौर से सुनिए अच्छे से। एज द हाइड्रोकार्बन पार्ट इंक्रीजेस, हाइड्रोकार्बन पार्ट अगर इंक्रीज होता है तो याद रखिएगा हाइड्रोफोबिक पोर्शन भी इंक्रीज होता है। और हाइड्रोफोबिक क्या होता है? वाटर रिपेल। हाइड्रोफोबिक पोर्शन इंक्रीजेस, देन सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। याद रखिए
इसमें देखिए हाइड्रोकार्बन पार्ट बहुत ज्यादा है। जैसे फर्ज कर लीजिए मेथेनॉल, ये भी सोलुबल, एथेनॉल भी सोलुबल। ज्यादा सोलुबल कौन? मेथेनॉल। जितना कार्बन पार्ट बढ़ता है ना तो हाइड्रोफोबिक पोर्शन बढ़ जाता है। अब वो क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, और आपको मालूम है हाइड्रोफोबिक वाटर हेटर होता है, वाटर रिपेल करता है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने से रोकेगा। देन सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। सोलुबल है लेकिन पार्शियली सोलुबल है। सारे लोग बताएं रीजन, सबको समझ में आया पार्शियली सोलुबल का? और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसलिए हल्के में नहीं लेना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। बोलिए आया सबको समझ में? वेरी गुड आयशा। और बताएं सबको समझ में आ रहा है? जोया चौहान कोई भी आए हैं, हुमा फिरदौस, सज्जाद हुसैन, शुजात, जैद खान। सॉलिबिलिटी घटेगी जितना हाइड्रो का, हाँ मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, रूल है कि जितना हाइड्रोकार्बन पार्ट बढ़ेगा, कार्बन जितना बढ़ता है, ऐसे तो ऑर्गेनिक में भी आएगा, ये फिजिकल केमिस्ट्री में भी क्वेश्चन, ऑर्गेनिक में तो हर चैप्टर में पढ़ेंगे। जितना कार्बन बढ़ता है, जैसे मेथेनॉल एथेनॉल, चलिए उतना मत पढ़िए, मेथेनॉल एथेनॉल दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड है, बोथ आर सोलुबल। मेथेनॉल ज्यादा सोलुबल होगा, क्यों? इथेनॉल में कार्बन ज्यादा है, कार्बन ज्यादा होता है तो हाइड्रोकार्बन पोर्शन मतलब हाइड्रोफोबिक पार्ट इंक्रीज होता है, और हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है वाटर रिपेल, वो रिपेल करेगा, सॉल्युबिलिटी को घटाएगा। सोलुबल तो होगा, पूरी तरह सोलुबल नहीं होगा, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया पार्शली सोलुबल। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। बोलो आया सबको समझ में? अब आइए कंप्लीटली सोलुबल, आप तो समझ ही गए होंगे कंप्लीटली सोलुबल कौन है। तो मिथेनोइक एसिड है, देखिए कार्बन एक ही है, और आपके पास एक है इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल में क्या है कि भाई दो दो OH है, तो वही कहेंगे बिकॉज दे फॉर्म ए स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर। तो जो वाटर के साथ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो वो कंप्लीटली सोलुबल होगा। बताइए इसमें दो दो OH है, हर तरफ से हाइड्रोजन बॉन्ड, मोर इंटरेक्शन होगा। बोलिए आया सबको समझ में? जल्दी बोलिए आया सबको समझ में? शेख माज आप तो कुछ बोलिए, रोजा लग रहा है सबको, जल्दी तो बोलिए समझ में आया या नहीं आया शेख माज? वेरी गुड। चलिए अब आइए सारे लोग, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे लोग ध्यान देंगे। तो देखिए इससे थ्योरी भी मजबूत हो गई कि कोई भी सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व होने के लिए सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन होना चाहिए। अब वो इंटरेक्शन में डाइपोल डाइपोल भी हो सकता है, पोलर पोलर हो सकता है, नॉन पोलर हो सकता है, एंड हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट द, देखो ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसलिए एनसीईआरटी को हल्के में नहीं लेना है ये सब क्वेश्चन। राइट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ solubility of following compound in n-octane। n-octane यहां पर सॉल्वेंट लिया है, तो मैं ऑप्शन भी दे देता हूं, KCl, साइक्लोहेक्सेन,
CH3OH, CH3CN। दिस इज, देखो वेरी इंपॉर्टेंट। फर्क ये कि मैं ऑप्शन दे रहा हूं, वहां बस उन्होंने चारों का ऑर्डर पूछा है। साइक्लोहेक्सेन, समझा कि नहीं? CH3CN, CH3OH एंड KCl। अच्छा, एक मिनट रुक जाइएगा, 1 मिनट रुक जाइएगा। इंक्रीजिंग जब पूछा है तो आप इस तरह ऑर्डर बनाइए। 1 मिनट, इस तरह ऑर्डर बनाइएगा। KCl, CH3OH, सॉरी फॉर दैट, दोबारा लिख लीजिएगा, एंड साइक्लोहेक्सेन। सी ऑप्शन, साइक्लोहेक्सेन, CH3CN, CH3OH एंड KCl। डी ऑप्शन है। क्योंकि बोर्ड में ऑब्जेक्टिव टाइप भी आएगा, इसलिए हर तरह की प्रैक्टिस होनी चाहिए। एजर्शन रीजन सब आएगा आपको। CH3CN, CH3OH एंड साइक्लोहेक्सेन। तो इससे क्या होगा, थ्योरी के साथ साथ आपका कंसेप्ट बिल्डअप होना चाहिए। पहले आप आराम से लिख लीजिए, 2 मिनट का टाइम लीजिए कि हमें इन चारों की सॉल्युबिलिटी n ऑक्टेन में चेंज। इससे पहले सॉल्वेंट वाटर था प्रीवियस क्वेश्चन में, यहां n ऑक्टेन है, n ऑक्टेन है, वो आपको बताया गया है n ऑक्टेन। अरे जैद, तुमको समझ में आ रहा है? जैद भाई आ रहा है कि नहीं? फरजन, कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहा हो फरजन। अच्छा, जुनैद चौधरी भी आए हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। जुनैद चौधरी भी आए हुए हैं, PhD करने आए हैं। शेख माज का आंसर बी है। बहुत अच्छे शेख माज। ओके ओके, आते रहिए, रिवीजन करते रहिए, PhD कीजिए। 12th में बहुत अच्छे से पढ़ना है, एक ऐसा पढ़ना है एक एक चीज कंसेप्ट के साथ याद हो जाए। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। जैनब खातून, शिबा रियाज, वेरी गुड। चलिए चलिए, बी इज द करेक्ट आंसर। अब रीजन मैं बता रहा हूं, सारे लोग सुनो। देखिए बी क्यों है, ध्यान दें। रीजन भी लिख लीजिएगा सबके नीचे आप अपना नोट्स में। देखिए, सबसे पहली बात, एन ऑक्टेन यहां पर सॉल्वेंट है, प्लीज देखिए सॉल्वेंट है ये। और एन ऑक्टेन क्या है? अल्केन है, ये अल्केन है। और इट इज नॉन पोलर सॉल्वेंट। क्यों? पोलैरिटी नहीं है। कार्बन और हाइड्रोजन लगभग सेम पोलैरिटी, पोलैरिटी डिफरेंस 0, नॉन पोलर सॉल्वेंट। पहले इस तरह, जब भी हमें कंसेप्ट क्या लगाएंगे, जब भी सॉल्युबिलिटी पूछा जाए तो हम देखिए किसके अंदर सॉल्युबिलिटी पूछ रहा है, एन ऑक्टेन। अब आप देखो, फंडा नहीं सिखाया गया, लाइक डिसॉल्व लाइक फैक्टर। तो हम ये चेक करेंगे कि KCl है। गौर से सुनो, भले जिनको आता हो फिर भी आप सुने, साइक्लोहेक्सेन। तो नॉन पोलर वाला नॉन पोलर में होगा, तो हम इन चारों में चेक करेंगे नॉन पोलर कौन है। तो देखो, ये भी तो एक तरह का अल्केन ही तो है, साइक्लोहेक्स अल्केन है, ये भी तो नॉन पोलर है। तो सबसे ज्यादा सोलोबल होगा साइक्लोहेक्सेन। रीजन, लाइक डिसॉल्व, मैं रीजन भी लिख देता हूं, लाइक डिसॉल्व लाइक फैक्टर। तो सबसे ज्यादा ये डिसॉल्व हुआ। सबसे कम कौन होगा? तो KCl। क्यों? ये आयनिक कंपाउंड है, मेटल नॉन मेटल। आयनिक कंपाउंड वाटर में ज्यादा डिसॉल्व होता है, तो सबसे कम होगा KCl। ये मोर सोलोबल, मोर सोलोबल। अब आइए गौर से सुनिएगा अच्छे से, CH3OH, CH3CN। अब हम इसमें चेक ये कर लेंगे
कौन ज्यादा, गौर से सुनिए अच्छे से। एज द पोलैरिटी, पोलैरिटी का मतलब वही चार्ज increases, as the polarity increases, then solubility in non-polar, गौर कीजिएगा, non-polar solvent decreases। देखिए, जितना कोई सब्सटेंस पोलर होगा तो पोलर वाला तो पोलर में डिसॉल्व होगा, तो एज द पोलैरिटी इंक्रीजेस सॉलिबिलिटी इन नॉन पोलर सॉल्वेंट डिक्रीजेस। अब ब्रैकेट में लिख देता हूं, और सॉलिबिलिटी, अगर पोलैरिटी बढ़ेगी तो सॉलिबिलिटी इंक्रीजेस इन पोलर सॉल्वेंट, ये कंसेप्ट याद रखिए। तो चूंकि अब सॉल्वेंट कौन सा है, नॉन पोलर, तो अब देखेंगे ऑक्सीजन जो है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये मोर पोलर है, और नाइट्रोजन लेस है तो ये लेस पोलर है। सारा कॉन्सेप्ट समझो। तो साइक्लोहेक्सेन के बाद लेस पोलर वाला आएगा CH3CN, अब उसके बाद आएगा CH3OH। और KCl के बारे में तो लिख लो, इट इज आयनिक कंपाउंड, सब कुछ लिख लेना, आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड वाटर में डिसॉल्व होता है। बताओ पूरा फंडा क्लियर हुआ कि नहीं, सच सच बोलो, सब लोग जल्दी जल्दी बोलो, क्लियर हुआ ये सॉलिबिलिटी? देखो एनसीईआरटी का कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। तो एनसीईआरटी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है कि आता है, और सॉल्यूशन चैप्टर के तो एक एक न्यूमेरिकल बहुत जबरदस्त है एनसीईआरटी में, एक एक न्यूमेरिकल। इसलिए देखो थ्योरी के साथ साथ मेरी आदत होती है ऊपर वाला पॉइंट एक बार और, ठीक है सामिया, मैं दोबारा रिपीट करता हूं। हाँ ठीक है, पहले एक दफा सारे लोग लिख लीजिए, मैं 2 मिनट का टाइम देता हूं, मैं फिर दोबारा रिपीट करके समझा देता हूं, कोई बात नहीं है, मैं समझा रहा हूं आपको दोबारा। एक एक पॉइंट को लिख लीजिए रीजन के साथ, कि जब नोट्स खोलें तो सारा पॉइंट्स आपके आंखों के सामने हो, छोटी छोटी बात भी लिख लिया कीजिए। आयशा खानम समझ में आया? फरजान, जैद, जोया, बोलिए, सब लोगों ने लिख लिया अच्छे से? सब लोगों ने लिख लिया? ठीक है, मैं एक दफा बता देता हूं, देखिए सारे लोग सुनिए अच्छे से। हमने ये कहा कि भाई कोई, हाँ चलिए कोई बात नहीं, वेरी गुड, 2 मिनट अच्छे से, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे। हम लोग ये टॉपिक पर रहे थे कि भाई कोई भी सॉलिड पार्टिकुलर सॉल्वेंट में क्यों डिसॉल्व होता है, तो कोई भी कहे कि भाई क्यों डिसॉल्व होता है, तो आप कहिए एक लाइन में पहले आंसर दीजिए। अगर सॉल्यूट का सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन का मतलब फोर्स, बालू सैंड पार्टिकल आप वाटर में डालते हैं, डिसॉल्व नहीं होता है। क्यों नहीं होता? देयर इज नो इंटरेक्शन। अब इंटरेक्शन बहुत तरह का है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, बहुत सारा है। सॉलिबिलिटी का बहुत सारी क्राइटेरिया है, उसमें से 2 क्राइटेरिया आपने सिर्फ पढ़ा है, एक है हाइड्रोजन बॉन्ड और एक है लाइक डिसॉल्व लाइक फैक्टर। अब यहां पर 4 सब्सटेंस आपको दिया कि इन चारों की सॉलिबिलिटी ऑक्टेन में निकालिए। तो पहले हम ऑक्टेन पर पीएचडी करेंगे। ऑक्टेन क्या है? नॉन पोलर। मैं इसलिए जानबूझ के लिख देता हूं कि इट इज नॉन पोलर, और आप भी इसी तरह लिख लिया कीजिए कि 1 महीना के बाद नोट्स खोलेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा क्या लिखा। तो इट इज नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो चारों की सॉलिबिलिटी नॉन पोलर में कही गई। तो हम चारों में यह देखेंगे, देखा ये कि साइक्लोहेक्सेन भी तो एक अल्केन है, वो भी नॉन पोलर है, तो उसकी सॉलिबिलिटी सबसे ज्यादा। KCl आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड वाटर के अलावा कहीं पर डिसॉल्व ही नहीं होता है, सबसे कम।
अब आइए CN और OH। मैंने ऊपर एक ये डायलॉग लिखा है कि एज द पोलैरिटी इंक्रीज, जितना वो पोलर होगा, गौर से सुनिए, जितना कोई सब्सटेंस पोलर होगा तो पोलर वाला पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, पोलर वाला पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर में सॉलिबिलिटी कम होगी। तो वही लिखा गया, एज द पोलैरिटी इंक्रीजेस सॉलिबिलिटी इन नॉन पोलर डिक्रीजेस बट इन पोलर इंक्रीजेस। जितनी पोलैरिटी बढ़ेगी तो सॉलिबिलिटी बढ़ेगी पोलर में, नॉन पोलर में सॉलिबिलिटी घटेगी। तो अब OH और CN में O मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो मोर पोलर है, तो इसलिए इसकी सॉलिबिलिटी कम होगी। बताइए, जिन्होंने रिपीट पूछा था दोबारा मैं समझा दिया, ऊपर वाला पॉइंट क्लियर है सबको, आगे बढ़ें। जिन्होंने पूछा था कि एक दफा रिपीट कर दीजिए, ऊपर वाला क्लियर है? ठीक है, गुड, थैंक यू। अब आइए, तो ये था फैक्टर अफेक्टिंग द सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, वेरी गुड। अब आइए नेक्स्ट पर आइएगा कि वो ये है, नेक्स्ट टॉपिक डालिए, फैक्टर अफेक्टिंग द solubility of gas in liquid, गैस इन लिक्विड। तो देखिए, नंबर 1 अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, यहां पर भी अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, वेरी गुड। दूसरा अफेक्ट ऑफ प्रेशर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 दिन टॉपिक चलेगा, 2 या 3 दिन चलेगा। अफेक्ट ऑफ प्रेशर पर बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, समझा? तो अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर वहां भी पढ़ा, यहां भी पढ़ा, ये है। देखिए, हमने आपको नहीं कहा था इस चैप्टर में आपको लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ना है। देखिए, सॉलिड इन लिक्विड क्या, लिक्विड सॉल्यूशन, गैस इन लिक्विड क्या, लिक्विड सॉल्यूशन। आगे एक तीसरा, इसी 1-2 दिन के बाद जब रॉल्स लॉ पड़ेगा वहां आएगा लिक्विड इन लिक्विड। इस चैप्टर में 3 ही सॉल्यूशन को बताया गया, 3 सॉल्यूशन को। तो बताइए, लिख लिया आप लोगों ने? जल्दी बोलिए, लिख लिया आप लोगों ने? थैंक यू, बहुत अच्छे हैं आप लोग। देखिए, आप बताइए, इसमें कोई ऐसा स्टूडेंट है जो बिहार से या यूपी से क्लास ले रहा हो? दिल्ली से बाहर से कौन कौन स्टूडेंट हैं जो मुझसे क्लास ले रहे हैं अभी, दिल्ली से बाहर के? उज़मा परवीन, जैद खान, ओके, कोई बात नहीं है, टाइमिंग कुछ चेंज होगी, सब्र करेंगे, थोड़ा सा पहले और हो जाएगा, घबराएंगे नहीं। ठीक है, ठीक है। अब आया अफेक्ट ऑफ, एक अंडमान से ले रहा है क्लास, वाह वाह। अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, आप एक लिखिए, अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, एक लंदन से ले रहा है। कितना झूठ बोल रहा है भाई, कौन है लंदन वाला भाई? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, सारे लोग सुनिए अच्छे से प्लीज, सारे लोग ध्यान दीजिए। कोई भी गैस लिक्विड मतलब वाटर में डिसॉल्व, सारे लोग सुनिएगा इसको, सॉल्यूशन बनाया। दोबारा मैं, देखिए आपका कंसेप्ट दोबारा रिपीट होगा। हमने क्या सिखाया था, जब भी टेम्परेचर का इफेक्ट पूछा जाए तो आप माइंड में लाइएगा एक्सो है या एंडो है। बोलिए, क्लियर है यहां तक? तो याद रखिए, जब गैस वाटर में डिसॉल्व होता है तो ये ऑलवेज एक्सो होता है, ऑलवेज एक्सोथर्मिक, ऑलवेज, ऑलवेज एक्सोथर्मिक। क्यों? उसका रीजन है, देखिए क्या रीजन है। 1 मिनट, रीजन तो नहीं पूछेगा एक्सो क्यों है, लेकिन जानना चाहिए। देखिए, ये गैस है, प्लीज सारे लोग देखिए, ये फ्री गैस है, फ्री, फ्री गैस है।
गैस का वॉल्यूम क्या होता है? ज्यादा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक होता है। जैसे ही ये बिहारी वाटर के अंदर जाएगा तो सारे लोग बताओ, लिख के बताओ, मॉलिक्यूल क्लोजर होगा कि दूर भागेगा? जैसे तुम इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो मॉलिक्यूल गेट्स क्लोजर कि दूर भागे? क्लोजर। वेरी गुड, हाँ क्लोजर होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। जब क्लोजर होगा तो वॉल्यूम घटेगा। ध्यान दीजिएगा, जब वॉल्यूम घटेगा तो हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। वॉल्यूम कब घटता है? जब करीब आता है। और करीब का मतलब होता है कॉम्बिनेशन, कोई चीज कंबाइन करती है तभी तो करीब आता है। और केमिस्ट्री कहता है जब कोई चीज कंबाइन करे तो एनर्जी रिलीज होगी। जब कोई चीज ब्रेक करता है, डिसोसिएट होता है, तो वहां एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो इसलिए याद रखिए। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये नॉलेज रखिएगा। दोबारा मैं समझा देता हूं। सॉलिड, प्लीज अच्छे से सुनिए, सॉलिड जब लिक्विड में डिसॉल्व होगा तो वो एंडो भी होगा, एक्सो भी होगा। गैस को जब तुम डिसॉल्व करोगे तो ऑलवेज एक्सो होगा। तो अब बताओ, सारे लोग लिख के बताओ, एक्सो हाई टेम्परेचर पर फेवर्ड होता है कि लो? सारे लोग टेक्स्ट मैसेज करो, एक्सो लो टेम्परेचर पर फेवर्ड होता है कि हाई? जल्दी बोलो, जल्दी सारे लोग लिख के, धाए धाए लिख के बताओ। वाह वाह, वेरी गुड। अरे क्या बात है भाई, वेरी गुड, वेरी गुड। लो टेम्परेचर पर, इसलिए तुम देखते हो सॉफ्ट, जैसे तुम अभी रोजा खोलोगे, सॉफ्ट ड्रिंक, रूह अफ़ज़ा, सॉफ्ट ड्रिंक जितना होता है उसको देखते हो लोग फ्रीज में रखते हैं। क्यों? अगर तुम वही सॉफ्ट ड्रिंक के बोतल को रख दो रूम टेम्परेचर, टेबल पर रख दो, 1 घंटा छोड़ दो या आधा घंटा, पीने का मजा खराब हो जाएगा। गैस एस्केप आउट, मतलब गैस की सॉल्युबिलिटी। हाँ, याद रखिए, यहां पर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस की सॉल्युबिलिटी घटेगी। गौर से सुनिएगा। सिंस डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन का मतलब मिक्सिंग, ध्यान दो। डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड, सारे लोग ध्यान देना, इज एक्सोथर्मिक। एग्जामिनर इसी को देखेगा। देयरफॉर solubility of gas decreases। हाँ, जोया देखिए, डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। इसलिए आप डेली लाइफ में भी देखते हैं सॉफ्ट ड्रिंक को, तो कोई भी पूछे गैस की सॉल्युबिलिटी पर टेम्परेचर का क्या फर्क पड़ता है, कहिए ऑलवेज डिक्रीजेस, ऑलवेज डिक्रीजेस। इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा कब होगी? लो टेम्परेचर पर। बोलिए, आवाज सबको आ रही ना मेरी क्लियर? गैस की सॉल्युबिलिटी लो टेम्परेचर पर ज्यादा होगी या हाई टेम्परेचर पर सॉल्युबिलिटी घटेगी। तो ये सब याद रखिए। वेरी गुड। सॉलिड की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी भी घटेगी भी विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। गैस की सॉल्युबिलिटी हमेशा, therefore solubility gas decreases with increase in temperature, always decreases। बोलिए, कोई दिक्कत है इसमें? लिख लिया आप लोगों ने? जल्दी बोलिए, लिख लिया? अच्छा नहीं लिखा, लिख लिया, जल्दी बोलिए, लिख लिया? यस यस। अब देखिए, चूंकि बोर्ड लेवल पर इस पर रीजनिंग टाइप पर क्वेश्चंस बनाएगा, मैं आपको एक एक पॉइंट इसलिए लिखा देता हूं कि सब आपको याद रहे। नोट सारे लोग ये लिखना शुरू कीजिए, एकदम लिखना शुरू कीजिए। लिखिए, एक्वाटिक स्पीशीज फील्स मोर कंफर्टेबल इन विंटर, विंटर में मोर कंफर्टेबल होता है देन इन समर। मछली, फिश, जो कोई पानी में रहने वाला स्पीशीज, देन इन समर। क्यों? बिकॉज
इन समर टेम्परेचर इज हाई, and solubility of oxygen gas decreases with examiner, यही देखकर नंबर देगा, increases temperature। तो ये देखिए डेली लाइफ का एग्जाम्पल हुआ, ये बोर्ड में पूछेगा आपसे, वाई एक्वाटिक स्पीशीज फील्स, मतलब ये समर में भी रह सकता है, यहां पर वर्ड है मोर कंफर्टेबल। विंटर में उसको ऑक्सीजन गैस पानी के अंदर जब गहराई में जाएगा उसको आसानी से मिलेगा, समर में उतना आसानी से नहीं मिलेगा क्योंकि गैस की सॉल्युबिलिटी हाई टेम्परेचर पर घटती है। बोलिए सबको समझ में आया या नहीं आया, जल्दी बोलिए। वेरी गुड जुनैद साहब, बहुत बहुत। अरे जुनैद तुम अली को जानते हो, अली को? जुनैद चौधरी, अच्छा ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। शेख माज जानते हो, चलो शेख माज तुमसे बात करूंगा मैं, ठीक है। अब ध्यान दें सारे लोग, प्लीज ध्यान दीजिएगा। अब आइए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अफेक्ट ऑफ प्रेशर। बस 2 लाइन के बाद मैं आपको छुट्टी दूंगा। अफेक्ट ऑफ प्रेशर, हाँ डोबी कौन हो? डोबी नाम किसका है भाई? नाम क्लियर नहीं, डोबी, DOBB, मैं भी बहुत फेमस। हाँ डोबी बोलिए कुछ, क्या नाम है आपका? हाँ अफेक्ट ऑफ प्रेशर, सारे लोग ध्यान दीजिए अच्छे से। हाँ तो देखिए सारे लोग ध्यान देंगे, फिर वही बात गौर से सुनिए। मार्केट में जो भी सॉफ्ट ड्रिंक मिलता है वो पूरी तरह सील्ड किया हुआ मिलता है, जैसे ही आप उसको ओपन करते हैं एक आवाज निकलती है, गैस निकलता है, मतलब सील्ड किया हुआ क्यों मिलता है? सील्ड किया हुआ में प्रेशर ज्यादा है, तो एकदम सिंपल याद रखिए, प्रेशर लिखिएगा नहीं, प्रेशर बढ़ाएंगे कभी लिखिएगा नहीं, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस बढ़ेगी, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस बढ़ेगी। इसको हेनरीज लॉ कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? हाँ नहीं एफरवेसेंस नहीं, हाँ ठीक है, यहाँ प्रेशर की वजह से है, एफरवेसेंस तो जब रिएक्शन होता है ना तो वहां भी आवाज के साथ निकलता है। हाँ खैर, तो चलिए, तो नीचे एक लाइन लिखिएगा, नीचे एक लाइन लिखिए, नीचे एक लाइन लिखिएगा सारे लोग। द अफेक्ट ऑफ प्रेशर, लिखना शुरू कीजिए। द अफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस in liquid is given by Henry's law, Henry's law, ठीक है। तो हेनरीज लॉ क्या होता है? जनरल, देखिए एक होता है कि एग्जाम में अच्छे से लिखना, एक है अपनी लैंग्वेज में समझना। तो कोई भी पूछे हेनरीज लॉ क्या है, तो एक कंसेप्ट, जितना प्रेशर बढ़ाएंगे गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, मतलब अमाउंट प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व। ये लिखिएगा नहीं प्लीज, ये सब छोटी छोटी बातें बाद में साइड में लिखिएगा। तो वही कहा गया, जितना प्रेशर बढ़ाएंगे, गौर से सुनिए अच्छे से ही, 2 मिनट लिखिएगा नहीं, उतना गैस डिसॉल्व होगा। अब ध्यान दीजिए, अमाउंट ऑफ गैस कितना डिसॉल्व हुआ उसको सॉल्युबिलिटी कहते हैं। सॉल्युबिलिटी को मोलारिटी भी कहते हैं, सॉल्युबिलिटी को मोलालिटी भी कहते हैं, सॉल्युबिलिटी को मोल फ्रैक्शंस भी कहते हैं। ये सब सॉल्युबिलिटी को बताता है, याद रखिए।
ध्यान दीजिए अच्छे से। हाँ, हेनरीज लॉ सिर्फ गैस के लिए है। देखिए गैस की बात हो रही है ना, गैस के लिए ही हेनरीज लॉ है, बाकी कहीं हेनरीज लॉ नहीं लगेगा। इसलिए मैं, देखिए मेरी आदत होती है पढ़ाने की, जब मैं स्टेटमेंट लिखाता हूं उससे पहले ये लाइन लिख दिया, द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज गिवन बाय हेनरीज लॉ। अब एक एक बच्चा इसको देख के समझ जाएगा कि हेनरीज लॉ क्या बताता है, तो प्रेशर के इफेक्ट को बताता है। अब आइए, तो पहले शॉर्ट फॉर्म में, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ गैस। तो लिखिए, गौर से लिखिए, स्टेटमेंट लिखिए, द सॉलिड, स्टेटमेंट लिखिए सारे लोग, द सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, जल्दी जल्दी लिखिए, हेनरीज लॉ का स्टेटमेंट, मैं ऊपर लिख भी देता हूं, स्टेटमेंट, द सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, द सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड is directly proportional, the solubility of gas in liquid is directly proportional to partial pressure of the gas. The solubility of gas in liquid is directly proportional to the partial pressure of the gas at a given temperature, at a given temperature। ये एक स्टेटमेंट हुआ हेनरीज लॉ का। सारे लोग बताओ, हेनरीज लॉ का स्टेटमेंट अभी और है, एक और स्टेटमेंट दिखाया जाएगा। इसके बहुत सारे स्टेटमेंट हैं, हमें 2 स्टेटमेंट को पीएचडी करना है। पहले बताओ यहां तक हेनरीज लॉ का स्टेटमेंट सबको समझ में आया या नहीं आया, जल्दी बोलो लिखकर। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, तो जब लॉ, हाँ जब आपको लॉ आएगा ना एग्जाम में लिखने के लिए, तो गिवन टेम्परेचर, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, इन लिक्विड का वर्ड लिखना है। एक होता है डायरेक्ट, कोई पूछे कॉमन लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे गैस की सॉलिबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन जब एग्जाम में आएगा तो आप पूरी तरह लॉ की तरह एक एक लाइन लिखेंगे। तो आज इतना ही, वाखिरुद दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज इतना ही, इतना पढ़ के रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी।